स्टार्ट कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सही ना, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी टॉपिक ऐसा है जो 8th-9th क्लासेस में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हाँ इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर के अंदर, और फिर दिक्कत होती है क्योंकि बोल देते हैं रीड कर लेंगे, करते नहीं है, और क्लासेस में भी कम इंपॉर्टेंस दी जाती है इसको, तो इसलिए ना इसको ध्यान सुनना है बिल्कुल। जैसे पहला टॉपिक है प्योरिफिकेशन के लिए फिल्ट्रेशन, सबने पढ़ा हुआ है फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर करना, है ना, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में इसमें बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसके अंदर। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि एक सॉल्युबल है, दूसरा सॉल्युबल नहीं है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, मान लो सैंड प्लस शुगर है या सैंड प्लस सॉल्ट है, इसको सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे इसको, पानी में डालेंगे, सॉल्ट पानी में सॉल्युबल हो जाएगी और सैंड सॉल्युबल नहीं होगी। तो फिल्टर जब करेंगे तो सैंड ऊपर आ जाएगी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में और सॉल्यूशन में सॉल्ट आ जाएगा। समझिए कि नहीं है, समझिए कि नहीं है। यस सर। हाँ, तो ज्यादातर अब जो हम यूज करेंगे वो फ्लूटेड फिल्टर पेपर होता है, फ्लूटेड, तो ऐसे टर्म्स आ सकती हैं। फ्लूटेड फिल्टर पेपर होगा जिसमें ज्यादा होल्स होते हैं, फ्लूटेड फिल्टर पेपर, है ना, फ्लूटेड फिल्टर पेपर होगा, फ्लूटेड फिल्टर पेपर जिसमें क्या होंगे, ज्यादा होल्स होंगे ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और फिल्ट्रेशन थोड़ा फास्ट हो। तो ये ध्यान रखना, दिस इज सिंपली फिल्ट्रेशन। जैसे एग्जांपल मैं और भी लेता हूँ उसके अंदर, सपोज मैंने ले लिया नेप्थलीन प्लस यूरिया, नेप्थलीन प्लस यूरिया, अब इसमें से कौन सा सॉल्युबल होगा, कौन सा इनसॉल्युबल होगा, सर यूरिया इनसॉल्युबल होगा। यूरिया सॉल्युबल होगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरीके से देखिए अच्छा हाँ सर ठीक है। हार्ड बॉन्डिंग हो जाएगी। और नेप्थलीन तो ये होता है, ये नेप्थलीन है तो प्योर हाइड्रोकार्बन पार्ट है, नॉन पोलर नेचर का, इनसॉल्युबल इन वाटर, समझ गए कि नहीं। ओके सर। यूरिया सॉल्युबल, और यूरिया तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिंथेसाइज हुआ था जो। तो क्या कहते हैं, यूरिया सॉल्युबल और नेप्थलीन इनसॉल्युबल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एंथ्रासीन प्लस बेंजोइक एसिड, एंथ्रासीन प्लस बेंजोइक एसिड, तो अगर सॉल्युबल होगा बेंजोइक एसिड होगा, एंथ्रासीन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो हाइड्रोकार्बन पार्टी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। बेंजोइक एसिड क्या होगा, पानी में सॉल्युबल, हालांकि बेंजोइक एसिड भी कम होगा सॉल्युबल पानी के अंदर, क्यों कम होगा, क्यों कम होगा, क्यों कम होगा पानी में सॉल्युबल, क्योंकि इसमें आर पार्ट जा रहा है, देखो बेंजीन पार्ट, इसे ये तो आर पार्ट ही है ना, सी और एच है इसके अंदर, सिर्फ सी और एच पार्ट ही है, तो पानी में सॉल्युबल क्या होगा, कम होगा, सही ना। तो ये एग्जांपल है इसकी, किसकी, फिल्ट्रेशन के अंदर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, नो सर। बेंजोइक एसिड है ना, अगर सॉल्युबल करना भी है तो इसको हॉट वाटर में डालेंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, नॉर्मल पानी में ये भी कम सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आर पार्ट बहुत ज्यादा है, आर पार्ट नॉन पोलर नेचर का होता है, नॉन पोलर कंपाउंड इनसॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब इसके अंदर मैंने जैसे दिया, अब फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये फिल्ट्रेशन ही है एक तरह से, फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम जो फिल्टर पेपर है ना, उसमें एक जैसे फिल्टर पेपर जो होगा उसके ऊपर एक सक्शन पंप जैसे फनल है, ये मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये एक फनल है, ये नीचे वेसल होगा, और इस पे लगाया फिल्टर पेपर, हमने इस पे लगा दिया फिल्टर पेपर, और यहाँ लगा दिया एक सक्शन पंप, इस जगह पे ये लगा दिया सक्शन पंप। ये क्या लगा दिया, सक्शन पंप। सक्शन पंप क्या करेगा कि जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा, इधर इधर जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा, उस प्रेसिपिटेट को ये खींच लेगा बाहर, उसको बाहर खींच लेगा, ताकि जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। तो दिस इज फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, सही ना, फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जब ये प्रेसिपिटेट को बाहर निकाल लेंगे इससे। समझ आया कि नहीं ये। सर ये जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर होगा ना, ये तो मतलब जो हमारा रेजिड्यू है तो सर वो हाँ फिर वैसे ही आप। रजत बिल्कुल वैसे ही, हाँ, यस ताकि सर। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस फास्ट हो सके। ओके वो सर। कुछ ना कुछ
हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा ना होल होगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से यहाँ से ये निकल जाए प्रेसिपिटेट बाहर। मैंने कहा ना एक रफ डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो फनल भी यूज़ करते हैं ना, उसको बोलते हैं बकनर फनल, जो इसमें ऐसे सक्शन पंप लगा होता है, बकनर फनल होता है उसके अंदर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या है जिसमें होल्स ज़्यादा होंगे, बकनर फनल क्या है जिसमें एक सक्शन पंप लगा होगा। समझे कि नहीं ये? समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब सेकंड प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अब सेकंड प्रोसेस जो करेंगे हम वो है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन याद है क्या था? क्रिस्टलाइजेशन सबने पढ़ा होगा ना। एक एग्जांपल्स भी देते हैं बहुत सिंपल से, कि जैसे पानी है, पानी को हमने पानी के अंदर जैसे हमने डाल दिया, सपोज से सॉल्ट डाल दिया, उसको सॉल्ट पानी के अंदर सॉल्युबल होगा। अगर एक्सेस में सॉल्ट डाल देंगे तो उसके बाद इसको गर्म करेंगे तो सॉल्ट सॉल्युबल हो जाएगा। फिर इसको हम छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, तो कुछ टाइम के बाद जब नॉर्मल टेम्परेचर आएगा तो तुम्हें क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट दिखने लग जाएंगे। या इसमें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कि इसमें धागा लटका देते हैं, तो सूखने के बाद जब सॉल्वेंट को वेपराइज कर देंगे तो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट वो उस धागे पे लटके हुए दिखेंगे। ये क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी। किस लिए होता है ये? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी। तो सेम कंसेप्ट पे रिक्रिस्टलाइजेशन है, यानी 2 बार क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो सेम कंसेप्ट पे रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी बेस्ड है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा? इसमें जो इसका प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द सॉलिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। बेस्ड अपॉन द डिफरेंस। पहला वाला क्या था? फिल्ट्रेशन, उसमें एक सॉल्युबल था, एक इनसॉल्युबल था। इसमें क्या है कि इट इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द सॉलिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इम्प्योरिटीज इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। बेस्ड अपॉन solubility of organic compound and impurities in a particular solvent। समझ आई बात कि नहीं है? आगे समझ के नहीं है? यस सर। दिस इज कॉल्ड एज रिक्रिस्टलाइजेशन। ये रिक्रिस्टलाइजेशन है। अब इसमें होगा क्या, इसका कंसेप्ट मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा पहले, एक एग्जांपल के थ्रू, फिर उसके बाद इसके जो कंडीशंस है, इसकी सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सही ना? सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए वो मैं बता दूंगा। सॉल्वेंट की कंडीशंस क्या होने की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व ना करे, रिएक्ट ना करे सब्सटेंस के साथ, सही ना? और ये क्रिस्टलाइज कर जाए ऑन कूलिंग। तो अब ध्यान देंगे इधर। अब मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ रिक्रिस्टलाइजेशन। यहाँ से समझ आना चाहिए पूरा ढंग से। जो मैंने प्रिंसिपल बोला वो भी समझ आ जाएगा। मान लो तुम्हारे पास सॉल्ट है प्लस शुगर है, सॉल्ट प्लस शुगर, अगर तुम्हें इसको सेपरेट करना है तो क्या पानी यूज कर सकते हैं? नो सर। हाँ, नो पानी सर। तो यूज नहीं करेंगे ना इसके अंदर। सॉल्ट प्लस शुगर है तो पानी तो यूज नहीं करेंगे, पानी में तो दोनों सॉल्युबल होंगे। इसलिए मैंने, जैसे शुगर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सॉल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो मैंने इसलिए यूज किया सपोज एल्कोहल, इथेनॉल। इथेनॉल ले लिया सीधे। तो अब इसमें कौन सॉल्युबल हो जाएगा? शुगर। शुगर हो जाएगा ना। यहाँ पे शुगर, क्योंकि शुगर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा? शुगर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाएगा। इसलिए जब ये सॉल्युबल हो जाएगा, अब हम इसको इसको फिल्टर करेंगे तो क्या होगा? इसकी हॉट सॉल्यूशन ली इसकी और उसको फिल्टर कर दिया, तो फिल्ट्रेट में क्या आएगा? फिल्ट्रेट में क्या आएगा? सर सॉल्ट मिल जाएगा हमें। हाँ, फिल्ट्रेट में क्या आ जाएगा? जो सॉल्युबल हो गया वो फिल्ट्रेट, और जो बच गया, रेसिड्यू बच गया, यानी प्रेसिपिटेट क्या होगा? सर प्रेसिपिटेट हमारा सॉल्ट। क्या होगा? सॉल्ट। और फिल्ट्रेट में क्या होगा? शुगर सर प्लस शुगर प्लस C2H5OH। 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 ये इतना समझ आ गया कि नहीं पहला स्टेप? यस सर। अब फिल्ट्रेट में तुम्हारे पास शुगर प्लस इथेनॉल आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। अब शुगर प्लस इथेनॉल आ गया तो हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो उससे क्या होगा? सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है? सॉल्वेंट वेपराइज कर जाता है और शुगर मिल जाता है, पता है ना ये? यस सर। हाँ, तो इसमें सॉल्वेंट वेपराइज कर जाएगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा? इसमें क्रिस्टलाइजेशन किया मैंने तो तुम्हें मिल गया शुगर। लेकिन अभी भी जो शुगर आता है ना, ये 100% प्योर नहीं होता। इसमें कुछ ना कुछ कलर्स ऐड होते हैं या इम्प्योरिटीज होती है, ये 100% प्योर नहीं होता। क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद शुगर जो मिलेगा, दैट इज नॉट 100% प्योर। मतलब क्रिस्टलाइजेशन किया प्लस फिल्ट्रेशन कह लो, प्लस फिल्ट्रेशन।
तो उसके बाद तुम्हें जो शुगर मिलेगा दैट इज नॉट अगेन मतलब प्योर, स्टिल प्योर, इट इज नॉट स्टिल प्योर। तो इसलिए अब क्या करेंगे हम, अब इसमें दोबारा इथेनॉल मिक्स करेंगे, इस शुगर में दोबारा इथेनॉल मिक्स किया along with एनिमल चारकोल। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना जरूर, प्रोसेस ऐसे ही है। कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो पेपर में क्वेश्चन नहीं होंगे। डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी में भेज है क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो along with एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल क्यों डाला, ताकि वो शुगर के ऊपर जितनी भी इंप्योरिटीज या कलर है, स्पेशली कलर को सब एब्जॉर्ब कर ले अपने सरफेस पे। एनिमल चारकोल, ये एनिमल चारकोल होता क्या है, इसमें बोन को, एनिमल बोन्स को हीट करते हैं टिल ए ब्लैक रेसिड्यू, ब्लैक मास इज ऑब्टेन्ड, एंड दैट ब्लैक मास इज कॉल्ड एज एनिमल चारकोल एंड इट एब्जॉर्ब्स ऑल द हार्मफुल कलर्स प्रेजेंट इन शुगर। शुगर की में जो भी हार्मफुल कलर्स है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये करने के बाद अब दोबारा क्या करेंगे, इसका क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या होगा, दोबारा क्रिस्टल, ये हो गया ना रिक्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन किया तो सॉल्वेंट वेपराइज कर जाएगा। अब इसको फिल्टर कर देंगे, फिल्टर कर देंगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। समझ आया कि नहीं ये कुछ, रजत तेरे को क्लियर हुआ है? यस सर। बाकी श्रुति का, यस सर। मैं एक बार और बता दूं कि तुम एक बार रिवाइज करोगे फिर सर तुम एक मेरे को बार बताओ। बता। चलो एक बार दोबारा सुन लेंगे एक बार। रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है, हमें पता है कि इसमें हम सॉल्वेंट को जनरली वेपराइज कर देते हैं तो क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। मान लो शुगर प्लस वाटर है तो उसको हमने क्रिस्टलाइज करने का मतलब क्या है, so हमने इसकी हॉट सॉल्यूशन ली, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दिया, सॉल्वेंट जिसमें जनरली वेपराइज कर जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है, प्योर क्रिस्टल मिल जाता है फिल्टर करने के बाद। ये होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, शुगर प्लस, ध्यान सुनेंगे, शुगर प्लस सॉल्ट लिया, इसको मिक्स किया, वाटर के अंदर मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि वाटर दोनों को डिसॉल्व कर देगा। इसको हमने मिक्स किया इथेनॉल के अंदर। इथेनॉल क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और शुगर भी क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसलिए दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ये सॉल्यूशन बना लेंगे। तो फिल्ट्रेट में, अब हम फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट में हमें क्या मिल जाएगा, शुगर प्लस इथेनॉल, और ट्रेस्ट्रेट में सॉल्ट, यानी सॉल्ट अलग हो गई। उसके बाद हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे जिसमें सॉल्वेंट जनरली वेपराइज कर जाता है तो तुम्हें शुगर मिल जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा शुगर मिल जाएगा लेकिन अभी स्टिल प्योर नहीं है ये, इसमें कुछ हार्मफुल कलर्स हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर दोबारा ऐड किया इथेनॉल और प्लस एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल कैसे बनता है ये पता है तुम्हें, एनिमल बोन्स को हीट करके टिल ए ब्लैक मास इज ऑब्टेन्ड, दिस ब्लैक मास और एनिमल चारकोल विल एब्जॉर्ब ऑल द हार्मफुल कलर्स प्रेजेंट इन शुगर, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर अब हम इसका क्या करेंगे, दोबारा क्रिस्टलाइजेशन करेंगे ताकि एल्कोहल हट जाए कंप्लीटली। उसके बाद फिल्टर कर देंगे तो प्योर क्रिस्टल मिल जाएंगे शुगर के, सही ना, प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे शुगर के। और कंडीशन नोट करनी है तो कंडीशन सुन लेंगे एक बार। कंडीशन क्या होंगी इसकी, सॉल्वेंट जो है, जो सॉल्वेंट हमने लिया है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए सब्सटेंस के साथ। सॉल्वेंट शुड नॉट, पहली कंडीशन, सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट विद केमिकली विद द सब्सटेंस, सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सब्सटेंस, और इंप्योरिटीज को डिसॉल्व ना करे, इंप्योरिटीज को डिसॉल्व ना करे, एंड शुड क्रिस्टलाइज ऑन कूलिंग। है ना, शुगर पार्टिकल्स जो क्रिस्टलाइज कर रहे थे, जिससे क्रिस्टल मिल गए थे। अभी समझ आ गया कि नहीं है? सर कंडीशन बता दो एक बार बस। कंडीशन सॉल्वेंट मेनली है, सॉल्वेंट जो है ना वो सब्सटेंस के साथ रिएक्ट ना करे और इंप्योरिटीज को डिसॉल्व ना करे। सर ओके सर। लास्ट में किससे फिल्टर करा है? लास्ट में जो शुगर मिल गया ना, अगर थोड़ा बहुत भी अगर सॉल्वेंट अटैच है इसके साथ तो वो अलग हो जाएगा इससे। कुछ भी अगर है ना, फिल्टर तो करेंगे ही ना, फिल्टर करने से कुछ भी अगर हल्का बहुत भी सॉलिड है वो अलग हो जाएगा। ओके सर। अभी यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो एक बार जल्दी से, एक बार दोनों टॉपिक रिवाइज कर लो फिर मैं आगे बताता हूँ। दोनों जल्दी से रिवाइज कर लो ये।
हाँ कर लिए। यस सर। सर एक चीज पूछनी थी, वो जो बकनर फनल है उसमें जो सक्शन पंप होता है सर, वो इम्प्योरिटीज को मतलब हटा देता है ना जो आती है। हाँ बिल्कुल, इम्प्योरिटी को बढ़ा देता है और प्रेसिपिटेट को भी सक कर लेता है। ओके सर। रजत एक्सप्लेन करें रिक्रिस्टलाइजेशन। रजत। सर रिक्रिस्टलाइजेशन में हम ऑर्गेनिक मतलब जो हमें एक तो इम्प्योरिटीज जो होती हैं और जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है और वो उसकी पीपीटी मिल जाती है जो इम्प्योरिटी होती है। और फिर उसके बाद हम उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, तो हमें मतलब वो मिल जाता है, लेकिन इम्प्योर होता है वो, मतलब 100% प्योर नहीं होता। तो उसको फिर हम एक मतलब उसी में सॉल्वेंट में और एनिमल चारकोल के साथ डिसॉल्व करते हैं, और वो एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है हार्मफुल कलर। फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, फिर हमें उसका फिर से फिल्ट्रेशन कर देते हैं, हमें प्योर क्रिस्टल मिल जाते हैं उसके सब्सटेंस के। ये सबने कर लिया ढंग से कि नहीं? Yes, sir. ये बिल्कुल ढंग से हो जाना ये टॉपिक, सही ना? ये तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये रोज बोलना है तुम्हें। मैंने जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ाया ना, उसको जो बोल रहा है रोज, तो वो पूरा चैप्टर बोल देगा 10 मिनट के अंदर। ऐसे ही इसको भी बोलना है डेली। चलो नेक्स्ट, थर्ड मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन इज सब्लिमेशन। इसके बारे में तो सबने पढ़ा होगा। सब्लिमेशन, जो मेन कॉमन सब्सटेंसेस सब्लाइम कर जाएंगे ताकि प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो सके, वो कौन कौन से हैं? सबने पढ़ा होगा। आयोडीन, कैम्फर, पढ़ रखा है ना ये? यस सर। आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, इसके अलावा बेंजोइक एसिड हो गया, नेफ्थलीन। नेप्थलीन, एंथ्रासीन, दोनों एक साथ याद रखना है। नेप्थलीन और एंथ्रासीन, सही ना? नेप्थलीन एंथ्रासीन तो अपने आप याद रखना है। तो क्या हो गया? आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, नेप्थलीन, एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड। ये याद रखना तुम्हें इसके अंदर, जो डायरेक्टली सब्लाइम कर जाएंगे और प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो सकते हैं। जो डायरेक्टली सब्लाइम कर जाएंगे, प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो, मतलब बुक्स में तुम अगर देखोगे ना, डायग्राम वगैरह भी बना रखा है कि जैसे एक ये लिया हमने वेसल, मतलब वेसल लिया जिसको हम चाइना डिश कहते हैं। ये चाइना डिश लिया, इसके ऊपर एक फनल को इन्वर्ट कर देंगे। ये फनल को इन्वर्ट कर दिया इसके ऊपर, और ऊपर कॉटन वूल लगा दिया। कॉटन वूल लगा दिया। इस चाइना डिश के अंदर हमारे पास इम्प्योरिटीज प्लस सपोज कैम्फर है, सही ना? कैम्फर है या आयोडीन है, कोई भी। उसके बाद इसको हम नीचे लगा रखा है, वायर गेज लगा रखा है ताकि डायरेक्ट हीटिंग ना हो, सही ना? डायरेक्ट हीटिंग ना हो इसलिए क्या लग रहा है, वायर गेज लगा रखी है। और उसके बाद नीचे से इसको हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट करने से क्या होगा? सर वो वेपर्स बन जाएंगे उसकी सॉलिड के। हाँ, सो कैम्फर के वेपर्स बन के यहाँ पे वेसल के वॉल्स पे जाके अटैच हो जाएंगे, फिर, है ना? डायरेक्टली सप्लाई करेंगे ना, डायरेक्टली क्या कर जाएंगे, सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कैम्फर के वेपर्स मिल जाएंगे। ये समझना, ये क्या है? चाइना डिश। चाइना डिश होती है, ऊपर कॉटन वूल लगा रखा है, कॉटन वूल सर लगा रखा है। चाइना डिश यूज करने का कोई खास रीजन होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ये यूज करते हैं लैब वगैरह में। कांच का बर्तन होता है और फिर ये लगा दिया चाइना डिश। इसके बाद क्या करते हैं, मतलब ये मान ले कि प्रॉपर हीटिंग के लिए करते होंगे। ओके सर। और इसके अलावा ये वायर गेज लगा रखी है, और हीट कर रहे हैं बस, बाकी टर्म्स में। और ऊपर इन्वर्टेड फनल है, इन्वर्टेड फनल, ऊपर कॉटन वूल लगा रखा है। तो समझ गए कि नहीं है? सब मेन तुम्हें ऑब्जेक्टिव में क्या आना है, ये सब डायग्राम वगैरह कोई कुछ नहीं पूछेगा तुम्हें, बस ये 5 सब्सटेंस याद रखने हैं कि दीज आर प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर? दीज आर प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। समझ गए कि नहीं है? हालांकि जैसे यस बेंजोइक सर एसिड समझ है, गए। तुम्हें दिख रहा है कि बेंजोइक एसिड प्लस अगर मान लो कुछ इसके साथ है, से एंथ्रासीन, मैंने बताया था ना भी फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं इन दोनों को, तो वो भी ध्यान रखना है। नहीं ध्यान आया? हॉट वाटर में के साथ फिल्ट्रेशन करते हैं जब, यस सर यार नेफ्थलीन प्लस आ गया यूरिया, था। एंथ्रासीन प्लस बेंजोइक एसिड। एग्जांपल जरूर याद रखना। एग्जांपल मैं वही लेता हूँ जो एनसीईआरटी में है या पेपर में जो आई हुई है, इसलिए एग्जांपल जरूर, एग्जांपल के ही आने हैं क्वेश्चन ये।
तो सब्लिमेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट नोट करना है डिस्टिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्टिलेशन ये तुम्हें सबको पता है, ये तुम जब साइंस स्टार्ट होती है ना उसमें पढ़ते हुए आते हैं, फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन ये सब पढ़ते हुए आते हैं। डिस्टिल करना मतलब दो चीजें जो मिक्स हुई पड़ी हैं उन दोनों को अलग अलग करना है। कैसे अलग कर सकते हैं? अगर उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, अगर उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो दोनों नेचुरली है, दोनों अलग हो जाएंगे। नेचुरल है कि दोनों अलग हो जाएंगे। एक जल्दी बॉईल कर जाएगा तो उसके वेपर्स ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, और एक जो बॉयल नहीं होगा वो नीचे रह जाएगा। तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। या फिर ऐसे ही बोलते हैं कि एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल यानी जिसके वेपर्स बन जाए तो वो जल्दी अलग हो जाएगा, दूसरा अलग नहीं हो पाएगा। समझे कि नहीं है? तो क्या है दिस इज बेस्ड, इसका प्रिंसिपल क्या होगा? दिस इज यूज्ड फॉर सर द प्यूरिफिकेशन डिफरेंस इन लिक्विड्स। बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ, दिस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिक्विड्स which boil which have difference in their boiling points and do not decompose at their boiling points, which boil without decomposition है ना, which boil without decomposition मतलब ऐसा ना हो कि तुम बॉईल कर रहे हो अलग करने के लिए और सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज कर जाए, जैसे ग्लिसरॉल। समझे कि नहीं है? तो ये किसको सेपरेट करेगा? वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स को, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। सर वो ये रिलेटिव टर्म्स है ना, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। रिलेटिव ये वोलेटाइल, एक वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स बने, नॉन वोलेटाइल जिसके यस वेपर्स सर, ना बने। लेकिन ऐसे तो सर दोनों के ही बन जाएंगे, वो तो मैं ये पूछ रहा था। तो वो एक के जल्दी बनेंगे और एक के धीरे बनेंगे। हाँ, यही कह ले। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कैसा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में बोलूँगा ना तो उसके पेपर्स नहीं बनेंगे, ध्यान रखियो। जैसे मैंने कहा यस यूरिया, सर। यूरिया के पेपर तो नहीं बनेंगे ना, समझा कि नहीं? यस सॉल्ट, सर। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है इस चीज़ का। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, और दूसरा मिक्सिबल लिक्विड्स होंगे। मिक्सिबल, 2 मिक्सिबल लिक्विड्स व्हिच हैव डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। 2 मिक्सिबल लिक्विड्स व्हिच हैव डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एग्जांपल लिया मैंने एक ये इथेनॉल, और वाटर का सबको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस, सो दे कैन बी सेपरेटेड। लेकिन होता है इथेनॉल प्लस वाटर, इसको सेपरेट नहीं कर सकते अगर कंसंट्रेशन 95.6% इथेनॉल है। इसको हम एक्चुअल में कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये दोनों इस केस में इस कंसंट्रेशन पे इथेनॉल प्लस वाटर दोनों एक साथ बॉईल करेंगे। ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है, एजियोट्रोपिक, विच डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। यानी लिक्विड फेज में और वेपर फेज में इनका कंपोजिशन सेम रहता है, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों एक ही साथ बॉईल कर जाते हैं, इथेनॉल भी वाटर भी, इस कंसंट्रेशन पे। तो अभी तुम्हें ध्यान सर रखना है कि ये वी कैन सेपरेट। ऐसे कैसे होता है? ये कुछ बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, जैसे HCl का लेगा ना तो 20.2% HCl, इसको तू सेपरेट नहीं कर सकता नॉर्मल डिस्टिलेशन मेथड से। इसके लिए एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन एक अलग से आता है, उसको छोड़ दे अभी। 20.2% HCl, इस कंसंट्रेशन पे HCl विद वाटर कांट बी सेपरेटेड। 68% HNO3, अगेन दिस कांट बी सेपरेटेड। सर ये डाटा याद रखना है? हाँ, ये तो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये याद रखना। 3 एग्जांपल दिए ना, तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी नहीं करना, मैं प्यूरिफिकेशन बता रहा हूँ, इसमें यही करना तुम्हें जितना बताया मैंने। अच्छा, अभी मैंने एग्जांपल तुम्हें दे दिया डिस्टिलेशन का। क्या क्या कंसेप्ट है? दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं जिनका डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, वो हम सेपरेट कर सकते हैं। या एक वोलेटाइल लिक्विड है, एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब डिस्टिलेशन में पहला आया सिंपल डिस्टिलेशन। सपोज सिंपल डिस्टिलेशन, इसके लिए ना तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट्स का। सिंपल डिस्टिलेशन मतलब जिसमें ज्यादा डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में, तो हमको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ले लिया सपोज ईथर, ईथर ले लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 40 डिग्री सेल्सियस। और ले लेते हैं हम साथ में से बेंजीन, लिक्विड लिया बेंजीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एक ले लिया सपोज एनिलीन, CCH5NH2। याद करते हैं ये होता है 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास। टोल्यूइन है, टोल्यूइन है तो 111 110 डिग्री सेल्सियस मान लो, 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास टोल्यूइन का। एसीटोन आया तो इसका भी अराउंड 40 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
और इसके अलावा कौन से ले सकते हैं? ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल 300 डिग्री सेल्सियस। सर ग्लिसरॉल तो आपने कहा था कि वो डिकम्पोज हो जाएगा ना बॉईल करने पे। इसके लिए हम करेंगे ना डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसके लिए प्रोसेस लगाएंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये ग्लिसरॉल है, समझ गए नहीं? समझ आ गया? यस सर। तो अब सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा, मैं एक बार ओरली बता, चलो पहले एक बार डायग्राम के थ्रू बता के कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ओरली बताऊंगा। होगा कुछ भी, बहुत सिंपल सा तरीका है। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, इनको लिया मैंने वेसल के अंदर एक, वेसल में ले लिया, यहाँ लगा रखा थर्मोमीटर। मैं बिल्कुल एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ बस तुम्हें, ताकि दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए। थर्मोमीटर लिया, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है, मिक्सचर लिक्विड है, मिक्सचर लिक्विड में तुम वही मान लो ईथर ले लिया, प्लस बेंजीन ले लिया, प्लस ले लिया एनिलीन CCH5NH2। ये 3 ले लिए लिक्विड्स, ये 3 लिक्विड्स ले लिए, ये जो इस मिक्सचर में प्रेजेंट है, सही ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया एक लिबिक्स कंडेंसर से। ये तुम्हें पता है लिबिक्स कंडेंसर क्या होता है, ध्यान है कि नहीं? ये लिबिक्स वर्ड सुना होगा ना? ये यस कंडेंसर लगा सर। रखा है, ये कंडेंसर लगा रखा है यहाँ पे। पानी, ठंडा पानी है यहाँ पे, आइस कोल्ड वाटर यहाँ लगा रखा है, क्योंकि जो वेपर्स आएंगी वो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेपर्स आते ही यहाँ पे जो ठंडी जगह है, जहाँ टेम्परेचर लो है, वहां पे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इमीडिएटली लिक्विड के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे वेसल के अंदर कलेक्ट हो जाएगा एक एक करके। देखो इसके अंदर होगा क्या, ये मिक्सचर यहाँ पे इसको गर्म करेंगे हम, सही ना। इसको यहाँ पे गर्म करेंगे, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, कि 3 लिक्विड ले लिया मैंने, ईथर प्लस बेंजीन प्लस एनिलीन, ये 3 लिक्विड लिए। थर्मोमीटर लगा रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, सपोज मैंने पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, तो किसके वेपर बन जाएंगे? ईथर। ईथर के वेपर बन जाएंगे। जो ईथर के वेपर बनेंगे वो यहाँ पे जाके यहाँ से जाए पास करेंगे, कंडेंस हो जाएंगे, यानी वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। ईथर कलेक्ट हो गया, उसके बाद हम टेम्परेचर कितना कर देंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर कितना रखेंगे इसके बाद? 80 डिग्री सेल्सियस। हाँ 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो अब किसके वेपर बनेंगे? बेंजीन। Benzene. बेंजीन के वेपर बनेंगे, तो उसको दूसरे वेसल में कलेक्ट कर लेंगे, उसको दूसरे वेसल में कलेक्ट कर लेंगे, फिर एनिलीन सेपरेट हो गया इससे। नहीं समझ आया? एनिलीन सेपरेट हो गया कि नहीं? यस सर। सिंपल डिस्टिलेशन समझ आ गया? यस सर। मतलब जिसमें तुम ये मान के चलना 40-50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तो सेपरेट हो जाएंगे, तो सेपरेट कर पाएंगे, नहीं तो टफ हो जाएगा। नहीं तो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, 20 डिग्री सेल्सियस का है, कम है डिफरेंस, तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कम डिफरेंस है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे हम सेपरेट किसको करेंगे, मैंने हालांकि क्लोज ले लिया थोड़ा एग्जांपल होना चाहिए ईथर प्लस टोल्यूइन, है ना, ईथर प्लस टोल्यूइन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ताकि डिफरेंस क्या है बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा, ये होना चाहिए इसकी एग्जांपल। सर बेंजीन थोड़ी ले सकते हैं, उसका तो 80 डिग्री सेल्सियस है और टोल्यूइन का ऑलरेडी 110 बेंजीन प्लस डिग्री। एनिलीन, हाँ बेंजीन प्लस एनिलीन ले लो, है ना, सही ना। यस सर। हाँ तो कम से कम इतना डिफरेंस तो हो, 50 केल्विन के आसपास का डिफरेंस तो हो, तब जाके हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। समझ आ गया इतना कि नहीं? सिंपल डिस्टिलेशन, आ गया सर। ये सिंपल डिस्टिलेशन है। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल बता दिया, कौन से लिक्विड्स के लिए होता है वो बता दिया, और बता दिया साथ में सिंपल डिस्टिलेशन, साथ में बता दिया सिंपल डिस्टिलेशन। अब मैं एक और बताऊंगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा, इसके साथ साथ याद करते रहना। अब एक बता रहा हूँ मैं तुम्हें सिंपल डिस्टिलेशन के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। This method of distillation is carried out for those liquids which have difference in boiling point less than or approximately equal to 25 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। इतने के आसपास का डिफरेंस है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैरी आउट करेंगे। इतने के आसपास का डिफरेंस है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैरी आउट करेंगे, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर या बेंजीन प्लस वाटर। उस केस में क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैरी आउट करेंगे तो इसमें बीच में हम ऑब्स्टेकल्स लगा के रखते हैं। बीच में क्या लगाते हैं,
ऑब्स्टेकल्स लगा के रखते हैं ताकि जो दूसरा लिक्विड अगर उसके वेपर्स बन भी रहे हैं तो उस ऑब्स्टेकल से टकरा करके वो नीचे आ जाए इमीडिएटली और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये तुमने पढ़ा भी होगा कि वेपर्स ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड विल राइज फर्स्ट इन द कॉलम। तुमने वो पढ़ा क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टावर, क्रूड यस ऑयल को सर, सेपरेट करने का तरीका। पढ़ा हाँ, तो था वही सर। चीज है लगभग। हाँ, कुछ वैसा ही है ये, कुछ वैसा ही है। मैं उसी का बता देता हूँ तुम्हें क्योंकि उसके क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर। तुम्हें ये बता दिया मैंने इसके अंदर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? सर 25 से 25 डिग्री कम। सेल्सियस या उससे कम। हाँ, या उससे कम, या उससे कम होना चाहिए। जैसे इसका क्वेश्चन अभी आया था पेपर के अंदर एक, कि दो लिक्विड्स हैं, एक है 3 मिथाइल हेक्सेन और एक है 2 मिथाइल हेक्सेन, है ना? 3 मिथाइल हेक्सेन पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो एक है 2 मिथाइल, यानी एक दिया आइसो पेंटेन, ये आइसो पेंटेन हो जाएगा, आइसो हेक्सेन, सॉरी आइसो हेक्सेन, CH2 ये आइसो हेक्सेन है और ये है 3 मिथाइल हेक्सेन। पहले बताओ इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ज्यादा होता है, ये पता है ना? सर ब्रांचिंग के साथ कम होता है। हाँ, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वनडल फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये पढ़ रखा है ना? यस सर। और सॉलिबिलिटी बढ़ती है ब्रांचिंग के साथ साथ। हम कह रहे हैं ना सरफेस एरिया कम हो गया तो हाइड्रोकार्बन पार्ट कम हो गया, कम मान लेते हैं ऐसे, तो सॉलिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इस केस में तो तुम सोच ही नहीं पाओगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कि इसका, दोनों का बहुत क्लोज होगा कि नहीं? यस सर। हम्म, जैसे से जैसे से ना जितना पास होगा ग्रुप मेन चेन से, मेन जितना क्लोज होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग में, अगर सेम ब्रांचिंग है तो उसका कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसका 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका 63 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 63 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ उसको किससे सेपरेट करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये क्वेश्चन अभी, ये तो तुम्हें समझ आ गया, ये तो हर कोई कर लेगा कि हाँ इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे। लेकिन ये नहीं, मैक्सिमम बच्चों को गलत था कि जितना क्लोज होगा मेन चेन के, जैसे ये 2 मिथाइल हेक्सेन है, 2 मिथाइल पेंटेन, और ये है हमारा 3 मिथाइल, तो ब्रांचिंग ज्यादा इसके अंदर मानते हैं, इस वाले के अंदर, जितना क्लोज होगा मेन चेन। तो ये ध्यान रखना, 60 डिग्री सेल्सियस, 63 डिग्री सेल्सियस, एंड विल बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, विल बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझिए कि नहीं है? यस सर। अब एक बार जल्दी से ये देख लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टावर मैं एक बार बता देता हूँ तुम्हें। तुम्हें ध्यान होगा क्रूड ऑयल को सेपरेट किया था हमने, क्रूड ऑयल जिसके अंदर बहुत सारे फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं, उनको सेपरेट करने का तरीका था। तुमने कुछ कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाया होगा इसका। यहाँ डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट किया था हमने। मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कुछ ध्यान आ जाए कि हाँ इस टाइप का तुमने पढ़ा हुआ कुछ। यहाँ पे डिफरेंट फ्रैक्शंस थी, जैसे ये एक, ये फ्रैक्शन हो गई। याद आ गया डायग्राम कि नहीं है रजत? यस सर। ये पढ़ा हुआ ना 10th क्लास में? क्रूड ऑयल को हीट करते हैं यहाँ पे, क्रूड ऑयल जो होता है, या सर 9th में यहाँ पढ़ा था पे, जहाँ तक मेरे को याद है। अच्छा रजत मेरे को तो नहीं पता ज्यादा क्योंकि ये छोटी क्लासेस में नहीं पता, 9 10 जब भी पढ़ा हुआ है। ये लिया क्रूड हम्म, ऑयल, हाँ क्रूड ऑयल लिया, पेट्रोलियम ऑयल जो होता है ना, इसको हीट करते हैं। ये रॉ ऑयल है, इसको हीट करते हैं। जब इसको जब हीट करेंगे तो सबसे पहले ऊपर फ्रैक्शन में क्या आएगा? सबसे पहले वेपर्स किसके बनेंगे? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो यूज होता है घरों में, सही ना? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ये मिल जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, इसके वेपर मिल जाएंगे 20 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बाद क्या मिल जाएगा? पेट्रोल, 70 डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल मिल जाएगा यहाँ से, 70 डिग्री सेल्सियस पे। और ऐसे ही अब उसके 70 आ गया ना, 70 के बाद आ जाएगा 120 कैरोसिन ऑयल, ये मिल जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। डीजल मिल जाएगा फिर 170 डिग्री सेल्सियस पे, 170 डिग्री सेल्सियस। इसलिए तो मान सकते हो कि डीजल थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल जल्दी वेपराइज कर जाएगा, डीजल इतनी जल्दी वेपराइज नहीं करेगा। डीजल 170 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अलावा फिर मिल जाता है तुम्हें यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल 270 डिग्री सेल्सियस, 270 डिग्री सेल्सियस पे। फिर मिलेगा फ्यूल ऑयल
फ्यूल ऑयल ये मिलेगा 420 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 420 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या मिलेगा? फ्यूल ऑयल। अच्छा, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स ये सेम टेम्परेचर मिलता है। पैराफिन वैक्स पता है ना, मोम जो होता है, तो ये 270 डिग्री सेल्सियस में मिलते हैं। फ्यूल ऑयल मिलेगा और उसके बाद लास्ट में मिलेगा ब्लैक थिक ऑयल। ब्लैक थिक ऑयल जो तुमने देखा होगा, तारकोल वगैरह सुना हुआ है कि नहीं? यूज टू मेक रोड्स, 600 डिग्री सेल्सियस। ये सुना हुआ कि नहीं? Yes, sir. सर लास्ट वाला। हाँ, ब्लैक थिक ऑयल, तारकोल जो होता है ना, यूज टू मेक रोड्स। यस सर। हाँ, तो ये मिल जाएगा तब। तो ये क्रूड ऑयल का सेपरेशन होता है इस तरीके से। जो क्रूड ऑयल है ना, इससे डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलेंगे इस तरीके से। पहले एलपीजी 20 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद पेट्रोल 70 डिग्री सेल्सियस पे, फिर केरोसिन ऑयल मिलेगा 120 पे। याद रखना ये टेम्परेचर्स भी 120 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर याद रखोगे तो दिमाग में रहेगा कि हाँ ये सारे टर्म्स, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें मिलते हैं किससे? क्रूड ऑयल को हीट करने से। इनके वेपर्स मिलेंगे। सबसे पहले वेपर्स किसके मिले? एलपीजी के, फिर पेट्रोल के, पेट्रोल के बाद केरोसिन ऑयल के, केरोसिन ऑयल के बाद डीजल के, डीजल के बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल के, फिर मिलेगा लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ ध्यान रखना पैराफिन वैक्स भी मिलता है। फिर फ्यूल ऑयल का 420 डिग्री सेल्सियस पे, और ब्लैक थिक ऑयल मिलता है 600 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक थिक ऑयल एट 600 डिग्री सेल्सियस। तो यहां तक मैंने बता दिया है। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो इसको और बता दो, फिर आगे टॉपिक करते हैं इसको, है ना? इसके फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब क्या करेंगे इसके बाद? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, है ना? नया टॉपिक जो है इसके बाद क्या आएगा? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये टॉपिक आएगा उसके अंदर। जल्दी से इसको रिवाइज कर लो भी।